नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी हम रिव्यू करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक अमेरिकन साइंस फिक्शन एडवेंचर सीरीज का, जिसका नाम है लॉस्ट इन स्पेस। ये सीरीज 1965 में आई हुई सेम नाम की लॉस्ट इन स्पेस नाम की ही टीवी सीरीज पर आधारित है। यानी जो बेसिक कहानी और कैरेक्टर्स है वे उन्होंने 1965 की सीरीज से जैसे के तैसे लिए हैं, बस उन्हें थोड़ा सा यहाँ पर दोबारा से डेवलप किया गया है। जो 1965 की सीरीज थी उसके क्रिएटर थे इरविन एलन। और ये जो नेटफ्लिक्स की सीरीज है लॉस्ट इन स्पेस, जिसका पहला सीजन 2018 में आया था, उसके भी क्रिएटर इरविन एलन ही है। उन्हें ही यहाँ पर क्रेडिट दिया गया है। हालांकि उनकी मृत्यु 1991 में ही हो गई थी, पर फिर भी उनके द्वारा डेवलप की गई जो 1965 की सीरीज़ थी उसी पर ये सीरीज़ आधारित थी। इस कारण से क्रिएटेड बाय में क्रेडिट उन्हें ही दिया गया है। ये जो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है लॉस्ट इन स्पेस, इसे डेवलप किया है मैट सजामा और बर्ग शार्पलेस ने, जो इसके पहले ड्रैकुला अनटोल्ड, द लास्ट विच हंटर, गॉड्स ऑफ इजिप्ट, इन जैसी फिल्मों की कहानियाँ लिख चुके हैं। दोनों एक साथ में फिल्मों की कहानियाँ, सीरीज़ की कहानियाँ लिखते हैं। और अगले वर्ष जो सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की मॉबियस आने वाली है, उसकी भी कहानी इन्होंने ही लिखी है। तो उन्होंने ही लॉस्ट इन स्पेस को नेटफ्लिक्स के लिए डेवलप किया है। इसका जो पहला सीज़न था वो अप्रैल 2018 में आया था। उसके बाद दूसरा सीज़न दिसंबर 2019 में आया था और तीसरा सीज़न इसी हफ्ते 3 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुआ है। तो अभी मुझे पता था 3 दिसंबर को इसका थर्ड सीज़न आने वाला है, इसलिए मैंने करीब 29 नवंबर को ही इसे देखना शुरू किया था, पहले सीज़न को इसके। और मैंने सोचा था कि तीसरा सीज़न रिलीज़ होने से पहले ही मैं पहले और दूसरे सीज़न का रिव्यू कर दूंगा, पर कुछ कारण से नहीं कर पाया। बीच में आपने देखा ही कितनी सारी फिल्में रिलीज़ हुई है, तो वो थोड़ा सा लेट हो गया मैं करने में। पर हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि इसके पहले दोनों सीजन्स मैंने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा सीज़न, हाँ, मैंने पहले एपिसोड का थोड़ा सा पार्ट देख लिया है तीसरे सीज़न के, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया। तीसरे सीज़न का एंडिंग ऐसी जगह पर लाकर उन्होंने छोड़ा है जो बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं था। मतलब अच्छा है, मैं सीरीज़ को ख़राब नहीं बोल रहा, पर और देखने की इच्छा हो रही थी। भाई ये ऐसा बीच में ही कैसे छोड़ दिया। अब जिन्होंने दिसंबर 2019 में इसका दूसरा सीज़न देखा होगा, सोचिए उनके ऊपर क्या बीती होगी। मैं तो अपने आप को रोक नहीं पाया। नहीं तो मैंने सोचा था कि सीज़न 1 का रिव्यू करूंगा, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, फिर सीज़न 2 का रिव्यू करूंगा, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, और तीसरे सीज़न पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। 3 वीडियो हो जाएंगे। पर सीज़न 1 मैंने कंप्लीट किया और ना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने तुरंत सीज़न 2 भी कंप्लीट कर लिया और अभी जाकर मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तीसरा सीज़न भी जितना जल्दी हो सके मैं उसका रिव्यू अपलोड करूँगा। हो सके तो कल ही ट्राई करूँगा, कल शाम तक करने का उसका रिव्यू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सीज़न 1 और 2 मैंने देख लिया है। थोड़ा सा संक्षेप में इसकी कहानी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये कहानी है रॉबिन्सन फैमिली की। वैसे जो 1965 की सीरीज़ के बारे में मैंने आपको बताया, वो सीरीज़ भी 1812 में आई हुई द स्विस फैमिली रॉबिन्सन इस नॉवेल पर आधारित थी। अब नॉवेल का नाम ही रॉबिन्सन फैमिली है। 1812 में वो नॉवेल आई थी और यहाँ पर भी वही नाम उन्होंने कंटिन्यू किया है, रॉबिन्सन फैमिली ही है। अब ये जो रॉबिन्सन फैमिली है वो हमेशा एक दूसरे का साथ देती है, एक दूसरे के साथ खड़ी रहती है, चाहे कितनी ही समस्याएं क्यों ना आ जाए। इस परिवार के मुखिया माता पिता है जॉन और मॉरिन, और उनसे ये संस्कार उनके बच्चों में भी आए हुए हैं। उनकी सबसे बड़ी बेटी है जूडी, जो एक अफ्रीकन अमेरिकन चाइल्ड है। हालांकि ये परिवार एक पूरा वाइट परिवार है, फुल अमेरिकन परिवार है, पर उन्होंने इस अफ्रीकन अमेरिकन चाइल्ड को अडॉप्ट किया हुआ है। तो उनकी सबसे बड़ी बेटी है ये जूडी। उसके बाद में उनकी जो बायोलॉजिकल पहली बेटी है उसका नाम है पेनी, और उनका सबसे छोटा बेटा है विल, जो अभी काफ़ी छोटा है। तो अपने माता पिता से ये संस्कार उनके बच्चों में भी आए हुए हैं कि परिवार के साथ हमें खड़े रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें परिवार का साथ देना है। तो इस प्रकार से ये रॉबिन्सन फैमिली है। कहानी शुरू होती है 2046 से। पूरी मानवता पर एक खतरा आया हुआ है। ह्यूमैनिटी अभी नष्ट होने की कगार पर पहुंच चुकी है, और इस कारण से ये जो रॉबिन्सन फैमिली है उन्हें एक मिशन के लिए चुना जाता है। 24वें मिशन के लिए रिजोल्यूट पर कई सारे स्पेसक्राफ्ट्स को, स्पेसशिप्स को भेजा जा रहा होता है। उनमें से एक स्पेसशिप इस परिवार का भी है, रॉबिन्सन फैमिली का है। उनके स्पेसशिप का नाम होता है जुपिटर 2, और ऐसे कई सारे और अलग अलग जुपिटर और स्पेसशिप्स होते हैं जो इस मदरशिप से, रिजोल्यूट से जुड़े हुए होते हैं। पर किसी कारण से एक स्पेस में जाने के बाद में किसी कारण से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कुछ समस्या आती है, और उनका ये स्पेसशिप अपनी मदरशिप से टूट जाता है और एक ऐसे अननोन प्लैनेट पर पहुंच जाता है जिस प्लैनेट पर खुली हवा में सर्वाइव किया जा सकता है।
पर वहाँ पहुँचने के बाद में और भी कई सारे प्रॉब्लम्स उनके सामने आ जाते हैं, वहाँ के वातावरण के कारण, और जो कुछ भी परिस्थितियाँ वहाँ पर क्रिएट होती है। कुछ एलियन, कुछ क्रीचर्स वगैरह भी हैं, हालांकि क्रीचर्स ज़्यादा नहीं है पर हैं थोड़े बहुत। इस सीरीज़ में क्रीचर्स भी दिखाए गए हैं अलग अलग प्रकार के, और एक एलियन रोबोट है। तो बाहर की परिस्थितियों की अपेक्षा उनके अपने खुद के पर्सनल जो प्रॉब्लम्स है, या और जो दो लोग इस परिवार के साथ में आकर जुड़ जाते हैं। एक है डॉक्टर स्मिथ, जो एक बड़ा अटपटा सा कैरेक्टर है। वो खुद अपने पास से, अपने कुछ पहले की जो उसकी कुछ खुद के ही प्रॉब्लम से वो जूझ रही है डॉक्टर स्मिथ। उसने दूसरे की आइडेंटिटी चुराई हुई है, और वो जीना तो चाहती है एक नॉर्मल लाइफ, पर उसकी नॉर्मल लाइफ की तरफ जाने का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है। वो एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, या जो कुछ भी उसका इमेजिनेशन होता है नॉर्मल लाइफ का, उस तरफ जाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, किसी को भी धोखा दे सकती है। एक स्वार्थी कैरेक्टर डॉक्टर स्मिथ का हम कह सकते हैं, पर फिर भी वो एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। धीरे धीरे उसमें जो चेंजेस होते जाते हैं, या वो खुद को थोड़ा सा जो बदलने का प्रयास करती है, वो बात उस कैरेक्टर की मुझे पसंद आई। तो ये डॉक्टर स्मिथ भी इस रॉबिन्सन परिवार को आकर जुड़ती है। इसके अलावा एक डॉन वेस्ट नाम का कैरेक्टर है, जो बड़ा ही प्यारा कैरेक्टर था, जो है तो एक स्मगलर, पर हृदय का बहुत अच्छा है। सामने अगर कोई उसे कोई खतरे में दिखाई दे, अगर कोई समस्या किसी पर हो, भले ही वो उसे जानता पहचानता ना हो, फिर भी वो सामने वाले की मदद करता है। तो इस प्रकार के डॉन वेस्ट का कैरेक्टर है जो मुझे बहुत पसंद आया। बड़ा ही प्यारा सा कैरेक्टर था, और वो भी इस रॉबिन्सन परिवार का बाद में एक प्रकार से हिस्सा हो जाता है। इसके अलावा एक एलियन रोबोट है, जिसे इस पूरी फिल्म में रोबोट ही कहा गया है। इस रोबोट का और इस रॉबिन्सन परिवार का जो सबसे छोटा सदस्य है विल, उन दोनों के बीच में कुछ तो कनेक्शन है। वो कनेक्शन क्यों है, क्या है, कैसे है, किसी को पता नहीं है, और उसे एक्सप्लेन भी नहीं किया गया सीरीज़ में। मतलब अभी तक तो नहीं किया गया। मैं तीसरे सीजन के पहले एपिसोड तक पहुंचा हूं और अभी तक तो मुझे कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। पर वो एलियन रोबोट और विल, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। उन दोनों के बीच की जो फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, वो भी मुझे बहुत बहुत पसंद आई। इसके अलावा एक भारतीय मूल का परिवार भी दिखाया है, जिनका सरनेम धार है। उस परिवार का जो बेटा है विजय धार, उसका पेनी के साथ में प्रेम दिखाया है। पर तीसरे सीजन के फर्स्ट एपिसोड में मैं पहुंचा हूं, और पेनी, मतलब क्या मैं आपको स्पॉइलर तो चलिए छोड़िए, स्पॉइलर नहीं देता हूं मैं आपको। कई सारे मित्रों ने ये सीरीज़ नहीं देखी होगी शायद, क्योंकि मैंने देखा है लॉस्ट इन, मतलब दूसरे जो इतनी चीप, कई सारा चीप कंटेंट नेटफ्लिक्स पर जो पड़ा हुआ है, जो बहुत ही मीडियोकर कहिए या चीप कहिए, वाहियात कहिए, ऐसे कंटेंट को जितना रिकग्निशन है, जितना सोशल मीडिया पर मैं चर्चा देखता हूँ, उतनी चर्चा लॉस्ट इन स्पेस की मैंने नहीं देखी। और क्यों नहीं देखी मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। मैंने अभी तक सीरीज़ देखी और मुझे ये सीरीज़ सीरियसली बहुत बहुत पसंद आई है। तो मैंने सोशल मीडिया पर इतनी चर्चा इसकी देखी नहीं है, तो इस कारण से मैं यहाँ पर अभी कोई स्पॉयलर्स नहीं दे रहा। मैं चाहता हूँ कि आप सब मित्र इसे देख सकते हैं। मतलब अगर कुछ देखना ही है नेटफ्लिक्स पर, तो ये सीरीज़ एक बहुत बढ़िया है समय देने के लिए आपका। तो जो कुछ भी है, पेनी और विजय धार, इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप उन्होंने दिखाया है। और दूसरी जो बात मुझे इस सीरीज़ की सबसे ज़्यादा पसंद आई, वो ये कि इसमें कोई भी वोकनेस, ज़बरदस्ती का वोक प्रोपेगेंडा हमें पूरी सीरीज़ में कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। और ये स्वाभाविक सी बात है, 1812 में लिखी हुई नॉवेल पर आधारित 1965 की सीरीज़ थी। उस 1965 की सीरीज़ से प्रेरित होकर इस सीरीज़ को बनाया गया है। कहानी और कैरेक्टर्स, बेसिक कहानी और कैरेक्टर्स लगभग वैसे के वैसे ही है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि इसमें कोई ज़बरदस्ती का वोकिज़म हमें नहीं दिखाई देता। नॉर्मल कैरेक्टर्स से जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती का प्रोपेगेंडा वगैरह नहीं था सीरीज़ में, जो एक बहुत नया एक्सपीरियंस था, अलग एक्सपीरियंस था। वो भी नेटफ्लिक्स पर ऐसा कंटेंट देखने को मिले, वो भी इतने बड़े बजट के साथ बनाई हुई सीरीज़। लॉस्ट इन स्पेस के विजुअल्स अगर आप देखेंगे ना, तो किसी बड़ी हॉलीवुड के किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के द्वारा बनाई गई, थिएटर में रिलीज़ होने वाली फिल्म की तरह इस सीरीज़ के विजुअल्स हैं, जो बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं। तो सीरीज़ के विजुअल्स मुझे बहुत पसंद आए, कैरेक्टर्स बहुत प्यारे थे, उसमें कोई वोकनेस नहीं थी, और नेटफ्लिक्स पर ऐसा कंटेंट देखने को मिले, ये अपने आप में ही एक आश्चर्य की बात है। और शायद इसी कारण से इस सीरीज़ को इतना प्रमोट भी नहीं किया जाता। मतलब नेटफ्लिक्स या नेटफ्लिक्स इंडिया जितना मनी हाइस्ट जैसे कचरे को या दूसरी सीरीज़ को प्रमोट करता है, वैसा प्रमोशन इसका तो मुझे कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। जबकि ये सीरीज़ उनसे 1000 गुना ज़्यादा अच्छी है, 1000 गुना ज़्यादा मैच्योर कैरेक्टर्स है, समझदार कैरेक्टर्स है, जिनके साथ हम कनेक्ट हो पाते हैं, जुड़ पाते हैं, एंगेज हो पाते हैं। उन कैरेक्टर्स में कई सारी अलग अलग लेयर्स है,
बहुत मेहनत करके ये कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, ये हम तुरंत समझ सकते हैं उन कैरेक्टर्स को देखकर। तो इतना अच्छे बिग बजट के साथ बनी हुई सीरीज, इतने बढ़िया तरीके से लिखे हुए कैरेक्टर्स, इतनी बढ़िया कहानी। हालांकि थोड़े कुछ जगहों पर थोड़ी ओवर द टॉप सीरीज लगती है। मतलब अब रॉबिन्सन परिवार है, स्पेस में गया हुआ है। अब लॉस्ट इन स्पेस आप समझ ही सकते हैं, सीरीज का नाम ही लॉस्ट इन स्पेस है। तो वहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद कंटिन्यूसली इस परिवार पर कुछ ना कुछ समस्याएं आती ही जाती है, जो थोड़ा सा ओवर लगता है। पर भाई अब सीरीज़ है, उसे कंटिन्यू रखना है, तो ये आवश्यक भी है कि कुछ ना कुछ तो सीरीज़ में होता रहे। पर मैं इतना आवश्यक कहूँगा कि सीरीज़ को देखते हुए कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये कुछ ज़्यादा हो गया, नहीं ये तो कुछ अति हो रहा है, नहीं अब नहीं देखा जा रहा, ऐसा मुझे कहीं पर भी नहीं लगा। मैं सीरीज़ को देखता जा रहा था और धीरे 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 मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था सीरीज़ में। सीरीज़ देखने की रुचि बढ़ती जा रही थी, आगे क्या होगा ये जानने की उत्सुकता मेरी बढ़ती जा रही थी। और इवन अभी मैं सीज़न 3 भी कंटिन्यू करने वाला था, पर सोचा नहीं ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक बार सीज़न 1 और 2 का मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ और उसके बाद मैं सीज़न 3 का अलग से रिव्यू में करूँगा। मैं लॉस्ट इन स्पेस के सीज़न 1 और 2 को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है, नेटफ्लिक्स पर इसे 7+ की रेटिंग मिली हुई है और ये शायद नेटफ्लिक्स की बहुत गिनी चुनी उन फिल्मों में से होगी, मतलब लाइव एक्शन फिल्मों में से होगी जिसे 7+ की रेटिंग मिली हुई है। एनिमेटेड कंटेंट की तो बात अलग होती है, उसको तो होती है 7+ की रेटिंग, पर एक लाइव एक्शन सीरीज इतने बजट के साथ बनी हुई, इतने बड़े बजट के साथ बनी हुई और उसे 7+ की रेटिंग, मुझे तो दूसरी कोई कंटेंट ऐसा याद नहीं आ रहा, कोई लाइव एक्शन सीरीज या फिल्म जो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल हो। तो 7+ की रेटिंग मिली हुई है, कोई सेक्स नहीं है, न्यूडिटी नहीं है, कोई वोक प्रोपेगेंडा नहीं है। आप देख सकते हैं, पूरे परिवार के साथ में आराम से इस सीरीज़ को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।